जब हम जाति छुपा के रहते हैं ना कि जाति नहीं बतानी, कोई हमारे साथ अत्याचार, इसीलिए तो बाबा साहब ने SC ST एक्ट बनाया ना, आपको अपनी जाति पे प्राउड करना चाहिए। आज बताओ, मोदी की जाति के लोग जब बाहर जाएंगे तो गर्व महसूस करेंगे? नहीं करेंगे कि इसने तो पूरे भारत को लूट दिया। जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के वंशज और बच्चे बन के बाहर जाओगे ना, जब कहोगे कि मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के देश से आता हूँ, मैं उसका बच्चा हूँ, उसका वंशज हूँ, तो आप अपने आप पे गर्व फील करोगे। तो इसीलिए उसको कहा जाता है जय भीम, कि सदियों तक हेल, मतलब आपका जो विजन या आप हो, अमर रहो, आपका नाम की हमेशा जय जयकार हो, इसीलिए हम जय भीम कहते हैं। तो अपनी संस्कृति हमारी सबसे पहले है, भीम से शुरू होती है और भीम पे खत्म होती है। और राजस्थान में जो एक दिवसीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में 9वां राष्ट्रीय संवैधानिक समारोह का आयोजन किया गया, उसका आज समापन हुआ है। और जिस प्रकार से मुख्य अतिथि के रूप में जो दिल्ली से आई प्रोफेसर डॉक्टर रितु जी थी, और उनसे मिलना जुलना हो रहा है। यहाँ के जो लोग हैं उनसे मिल रहे हैं और लोगों से बात करते हुए। सरकारी नौकरी का मतलब है जब तक आप नौकरी कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, काफी ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है। काफी दूर दराज के, मेरे समझ से राजस्थान से ही नहीं बल्कि और भी आस पास के जितने भी स्टेट हैं, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, वहाँ से लोग यहाँ पे आए, जो कि मथुरा, यूपी, मथुरा हो या आगरा हो, चाहे दिल्ली हो या हरियाणा फरीदाबाद हो, और भी अन्य सिटी से लोग यहाँ पे आए। और काफ़ी बड़ा नुमाइश ग्राउंड बोला जाता है, और नुमाइश ग्राउंड जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार का आज यहाँ पे संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आज 9वां राष्ट्रीय संवैधानिक समारोह का आयोजन किया गया। चलते हैं डॉक्टर रितु के पास, जो कि आज काफी ऐतिहासिक भाषण रहा है और ज्यादातर मतलब महिलाओं को जागरूक करते हुए, महिलाओं को ही जागरूक किया उन्होंने। और महिलाओं को घर से बाहर निकलना चाहिए, क्यों नहीं, क्योंकि जो कमजोर कड़ी है वो महिलाएं हैं। क्योंकि जो पुरुष होते हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे नहीं लाने देते। और देखा जाए तो रितु जी जो है पूरे भारत में जाकर के वही महिलाओं के ऊपर जागरूकता अभियान चला रही हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि जो कि आज बड़े मंच पे उन्होंने एक खुलासा भी किया है कि जिस प्रकार से शेड्यूल कास्ट का जो हक मारा जा रहा है, उस पे वो कानूनन वो कार्य भी कर रही हैं। किस प्रकार का कार्य है वो खुद ही उनसे हम बात करते हैं। ये जो बजट की बात बता रही थी, इन लोगों को कुछ को समझ में आ रहा था, कुछ को नहीं समझ में आ रहा, क्या है पूरा ये? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उनके साथी प्लीज मदद करेंगे झंडी खुलवाने में। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आवाज भारत का और पत्रकार महोदय। मैं इससे पहले आपको एक बात कहना चाहूंगी कि आपने एक शब्द यूज किया कि महिलाएं कमजोर कड़ी हैं। जब महिलाएं अपने अंदर से एक इंसान को निकाल सकती हैं, बच्चा पैदा कर सकती हैं, तो उनसे ज्यादा मजबूत, सशक्त, ताकतवर कोई नहीं हो सकता। तो महिलाएं किसी भी स्थिति में, किसी भी जगह पुरुषों से पीछे नहीं है। और ये जो भी पुरुष महिला का सम्मान करता है, प्यार करता है, जो पुरुष अपनी माँ से प्यार करता है, वो पुरुष ये चीज जरूर समझेगा कि ना मेरी माँ किसी से कमजोर है, ना मेरी बेटी, ना मेरी बहन किसी से कमजोर है। मानती हैं आप सारी? तो हम किसी से कमजोर नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो जितना आडंबर, जितना अंधविश्वास, इस चीजों में हमें फंसाया गया है। आज आप सोशल मीडिया पे देखो, नया नया बाबा बन के आ रहा है, नया नया इंसान, उसमें अधिकतर दलित जो संख्या है, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज की संख्या अधिकतर ज्यादा है, क्योंकि उनको भ्रमित किया जाता है। उनके पास संसाधन नहीं है चीजों को ना समझने के। जैसे आपने भी एक बात कही कि आप सब प्लान स्कीमों के बारे में समझा रहे थे, कितने लोगों को पता है जो कानूनी कार्रवाई मैं कर रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना सरल भाषा में, उनकी भाषा में, उनके तरीके से उनको समझा सकूं। बहुत ज्यादा इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना हो जो उनको समझ ही ना आए। मैं इसलिए उनको समझाती हूँ कि अगर एक महिला भी यहाँ से सीख के जाएगी, वो गाँव में बैठ के चुगलियां करने से ज्यादा, सास बहू की बातें करने से ज्यादा, देवरानी जेठानी की बातें करने से ज्यादा ये प्रचार करेंगी कि आज मैं ये सुन के आई हूँ। तुम्हें पता है हमारा हक सरकार ने कैसे खाया है। और कोई भी सरकार अभी तक भारत में जितनी भी रही, देश को 77 साल आजाद हुए हो गए, हमारा हक अधिकार
किसी ने भी हमें नहीं दिया। हम लोग कहते हैं भारत आजाद हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि आजाद भारत में भी हम गुलामी है। सबसे ज्यादा भारत को, भारत प्रभुत्व भारत जिसे हम कहते हैं, अखंड भारत जिसे हम कहते हैं, भारत में भारत को बनाने के पीछे योगदान हमारे पुरखों का है। भारत की आजादी के पीछे, भारत के संविधान के पीछे, भारत में किस तरीके से सेना पे जो जवान सर काटते हैं, मरते हैं, कटवाते हैं, वो कौन है? वो हमारे परिवार से सबसे ज्यादा संख्या ज्यादा है। तो हमारा सबसे पहले दायित्व और हक बनता है भारत पे, क्योंकि हम मूल निवासी हैं भारत के। इसीलिए मैं आप सबको समझाती हूँ कि जो लड़ाई मैं लड़ रही हूँ सब प्लान स्कीम की, कि जिसकी जितनी मान, सोचिए हमारे महापुरुष कितने बड़े और कितने विजनरी थे। कांशीराम जी ने उस दौर में, उस टाइम पे कहा था कि भैया जिसके जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कायदे से देखा जाए कि अगर इस देश में 85% लोग हैं तो 85% लोगों के घर पे आज 5 किलो राशन की तो नौबत आ गई है कि वो भीख मांग के खाना खाएंगे। हमारा हक अधिकार ज्यादा है, हम इस देश के हैं, हम इस देश में पले हुए जन्मे हुए लोग हैं, हम बाहर से नहीं आई हुई वो हैं। अगर हमारा डीएनए चेक किया जाए, जो बड़ा डीएनए का बात करते हैं, तो मेरा मानना यही है कि डॉक्टर तू जहां पे भी जाएगी वहां पे जिस तरीके से पूरे देश में करप्शन बढ़ रहा है, जिस तरीके से हमारे हक अधिकार, हमारे सब प्लान का पैसा खाया, लूट मचार मारी जा रही है, और हमें ये बताया जा रहा है, हमारे वर्गीकरण करके ये बताया जा रहा है ये वाला वर्ग दूसरे वर्ग का हक खा गया, जबकि सरकारें हमारा पैसा खा गई। अगर सरकारें इतना ही अच्छा काम करना चाहती हैं तो जो बाबा साहब ने न्यूनतम वेतन की बात करी, बाबा साहब ने इक्वल पे की बात करी थी, तो क्यों नहीं हमें हमारा हक अधिकार, हमें इक्वल पे दिया जाता, हमें इक्वल काम दिया जाता, हमें भी क्यों नहीं हक अधिकार उनके बराबर मिलते जो स्वर्ण समाज के लोग, जो दूसरे लोग वहां बैठे जिनका 10% 20% लोगों का हक, 20% भी नहीं 12% लोगों का सब चीजों पे कब्जा है। तो मेरा ये मानना है कि मैं पढ़ लिख गई हूँ, मैं जागरूक हो गई हूँ, मैं ऐसी जागरूक हुई कि जिसने मेरा हक अधिकार खाने की कोशिश करी मैंने उसे टांग दिया। अभी बड़ी जल्दी मैं इनको वादा करके जा रही हूँ, और इनका साथ मेरे साथ है। ये बच्चा तो मेरे पास वहां पे भी आया था, ये महिलाएं भी आई थी। मैं वादा करके जा रही हूँ कि मेरी लड़ाई खत्म नहीं हुई, मैं उसको सलाखों के पीछे डालूंगी। हाँ, मैंने इलेक्शन लड़ा, लोग राजनीति ताकत, अगर मैं नहीं बोलूंगी संसद में जाके तो कौन बोलेगा? वो गुलाम जो बैठे हैं वहां पे संसद के अंदर, जिनका मुंह नहीं खुलता, जो हमारे हक अधिकार पे जाके कब्जा करके बैठ गए, हमारा रिजर्वेशन लेके, बाबा साहब का दिया हुआ रिजर्वेशन लेके भीख से तुम वहां जाकर बैठे हो और वहां जाके तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। इसलिए मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है, मुझे संसद में भी शोर मचाना, मुझे सड़क में भी शोर मचाना। आखिर आपके पास क्या ऐसा मतलब मटेरियल है जो कि जन जन तक जाएंगे, आसान से मतलब उन महिलाओं को समझ में आ जाए जो कभी पढ़ा ही नहीं, संविधान के बारे में जाना ही नहीं, तो क्या मतलब इस प्रकार कोई आपके पास ऐसे बाबा साहब की ना गुड़ती है, जैसे पिलाते हैं ना बच्चों को छोटे होते हैं, वो बाबा साहब ने हमें पिला दी, उनका संविधान और किताब शिक्षा। जब आप ये पी लेते हो, जब आप जागरूक हो जाते हो ना, तब आपको सबसे पहली चीज ना डर खत्म हो जाता है। अब वो डर तो हमारे अंदर है नहीं, चाहे छाती गोली पीछे से मारो चाहे सीने पे मारो, जेल का डर तुमने हमारे अंदर से खत्म कर दिया। हमारे अंदर से तुमने डर, अब डर किस चीज का है? मैं सोचूं कि बच्चों के लिए नहीं बोलना, नौकरी लेनी है बच्चों ने, आगे से हक अधिकार की बात, ये नहीं है नौकरी आपके पास, बताओ एक भी नौकरी है तो बताओ। वहां पे जो सफाई कर्मचारी जिनके हक अधिकार की बात करते हो, आज देख लो आप 15-15 20-20 साल हो गए कच्चे पे नौकरियां करते, मिल रही है पक्की नौकरी। तो मैं अपने लोगों के लिए लड़ू ना, बोलूं ना, मुझे तो शर्म आनी चाहिए अगर मैं पढ़ लिख के दरवाजे के अंदर बैठ जाऊं। धिक्कार है मेरी ऐसी शिक्षा पे, ऐसी डिग्री फाड़ के फेंक दो, कोई मतलब नहीं है जो तुम अपने समाज को जगा नहीं सके, जो इनके लिए लड़ नहीं सके। बताओ मुझे कल को मैं इनको कैसे, ये मेरी ताकत है, ये जो मुझे प्यार करते हैं ना, ये सम्मान मान जो मेरी औकात नहीं है, मेरे अंदर मेरी हैसियत नहीं है कुछ। बाबा साहब के दिए हुए संविधान की वजह से जब इनकी बच्ची पढ़ी लिखी, जब उन्होंने अपने हक अधिकार के लिए आवाज लगाई, बोली ना, तो इन्होंने देखा कि कोई तो है जो हमारे लिए लड़ रहा है, तो इन्होंने मुझे प्यार दिया। और इनका विश्वास, कल को मैं, ये जो छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हो ना, ये बच्चे इधर, कल को ये मुझे किस नजर से देखेंगे, क्या बोलेंगे? ये इनके, मेरे को नजरें मिलानी है इनसे, इनके रास्ते आसान करने हैं। तो जो बाबा साहब ने मेरे लिए किया, मैं इनके लिए करूंगी। क्या अकेली डॉक्टर रितु 85% यानी मान के चलें तो बहुत संख्या होती है, बाबा साहब तो कहाँ बाबा साहब तो किसी का अवतार नहीं थे ना, उनके तो 10 हाथ नहीं थे ना, तो देखते हो अब अवतारों के, है ना, एक अकेले ही थे, लड़े ना, माता सावित्रीबाई फुले लड़ी ना, एक अकेली थी। तो ऐसे ही बदलाव होता है, बदलाव लाने के लिए एक ही अकेला होता है। और मैं अकेली, आप सिर्फ मुझे मीडिया पे अकेले देखते हो कि मैं बोल रही हूँ, लेकिन मेरे पीछे ये ताकत है, तभी तो बोल रही हूँ ना। जब मेरे पीछे लोग नहीं होंगे, आपने मेरे धरने पे देखा, मैं अकेली थी, हजारों के हिसाब से संख्या से बल से लोग आए, मैं अकेली थी, मैं अकेली कभी नहीं हूँ। समाज आपका साथ देता है, बस आपको जगाना है इनको, जो सोई जमीरे हैं, ये जिनके पास गाइडेंस नहीं है, जिनके पास सही, आज सब प्लान के बारे में इनको नहीं पता, आज इन्होंने सीखा, ये समझेंगे, कल इन्हीं में से कोई हीरा निकलेगा, वो बोलेगा जी मैं आपके साथ आके लड़ाई लड़ूंगा, मैं उसका हाथ पकड़ूंगी, हमारी पूरी टीम उसके साथ खड़ी होगी, हम छीनेंगे ना अधिकार। मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ मुझे मांग के लेना, डॉक्टर तो अकेली जाएगी, उनका दरवाजा खटखटाएगी, मैं तो छीन के लूंगी, चाहे कॉलर पकड़ के, चाहे सड़क से। कुर्सी पे जो बैठा हुआ है वो अपने आप को कहता है कि सुपरमैन हूँ,
और जो सुपर पावर मिल रही है वो यही समाज है। वो कहता है, वो कहता है, लेकिन इन्हीं लोगों को हमें समझने की जरूरत है कि भारत का संविधान अगर ताकत किसी को देता है सबसे ज्यादा, तो वो हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम राजा हैं, हम शासक हैं इस देश के, वो नहीं है जो कुर्सी पे बैठा है, वो नौकर है हमारा। एमएलए, एमपी, पुलिस कर्मचारी, जितने भी सरकारी, हम कहते हैं पब्लिक सर्वेंट, क्या कहते थे, हमारी बेटी को रिश्ता आ जाए कोई सरकारी नौकर का, सरकारी नौकर मिल जाए, सरकारी नौकर बोलते थे ना, तो वो नौकर वो नहीं होता, वो नौकर मतलब नौकरी करने वाला वो नौकर जो जनता की सेवा करेगा, तो वो जनता के सेवक है। तो जब वो सेवक हुए तो राजा कौन हुआ? ये जनता, ये प्रजा, ये हम लोग, हम राजा हैं। तो मेरे हाथ में है ना चूड़ी टाइट करना, मेरे हाथ में उसको उसके औकात का। भारत का संविधान क्यों इतना खूबसूरत है कि अगर वो गुनाह करेगा उसको भी वही सजा होगी, अगर कोई कॉमन मैन गुनाह करेगा उसको भी वही सजा होगी, और अगर वो गुनाह करके हमारा हक अधिकार खा रहे हैं तो मेरा संविधान मुझे इजाजत देता है कि संविधान पे की कुर्सी पे बैठे हुए, प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठे हुए बंदे से सवाल करने का कि तू मेरा नौकर है, तू जनता का नौकर है, तेरी कुर्सी का सामान है, पर तुझे हमने चुन के भेजा है, अगर हमारे हकों की रक्षा नहीं कर रहे तो मेरा फर्ज बनता है तुमसे सवाल करना। ये भारत का संविधान देता है और ये शिक्षा आपको जागरूक करती है। लगाओ मुझे हाथ, करो मुझे ये बात बोलने पे, करो मुझे जेल के अंदर, देखती हूँ कौन से संविधान में ये लाइन लिखी है। डरते हैं ना, फिर क्यों नहीं जेल में डाला? डॉक्टर तूने इतना बड़ा धरना किया, क्यों नहीं हाथ लगाया? पर्चे करके छोड़ दिए, उन्होंने एक एफआईआर की, हमने चढ़ के 2 एफआईआर करी उनपे। लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे अंत तक, जब तक, मैं कह रही हूँ, ना झुकना सीखा ना डरना सीखा है, वो मेरी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता। मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की बच्ची हूँ, बुलंदियों तक उनके मिशन को, उनके संविधान को लेकर जाऊंगी, ये जब तक श्वास है तब तक लड़ूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, ये डॉक्टर रितु जी थी, ये भीम भरतपुर आई और कहीं न कहीं उन्होंने सिद्ध किया है। जब हम संविधान पढ़ते हैं, आज संविधान दिवस मनाया गया, संविधान दिवस मनाया गया भरतपुर में, राजस्थान में, और जिस प्रकार से उन्होंने संविधान के विषय में, यस यस, कोई हमारे साथ अत्याचार, इसीलिए तो बाबा साहब ने SC ST एक्ट बनाया ना। आपको अपनी जाति पे प्राउड करना चाहिए। आज बताओ, मोदी की जाति के लोग जो बाहर जाएंगे तो गर्व महसूस करेंगे? नहीं करेंगे कि इसने तो पूरे भारत को लूट दिया। जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के वंशज और बच्चे बन के बाहर जाओगे ना, जब कहोगे कि मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के देश से आता हूँ, मैं उसका बच्चा हूँ, उसका वंशज हूँ, तो आप अपने आप पे गर्व फील करोगे। तो इसीलिए उसको कहा जाता है जय भीम, कि सदियों तक हेल, मतलब आपका जो विजन, या आप हो अमर रहो, आपका नाम की हमेशा जय जयकार हो, इसीलिए हम जय भीम कहते हैं। तो अपनी संस्कृति हमारी सबसे पहले है, भीम से शुरू होती है और भीम पे खत्म होती है। चलिए, तो ये डॉक्टर रितु जी जो कि दिल्ली से चलकर भरतपुर में आए और नुमाइश ग्राउंड में काफी ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया संविधान जागरूकता का। इसी के साथ में हम चलते हैं, डॉक्टर राजा राम जी प्रोफेसर जी हैं, इनके भी विचार हम लेते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि कार्यक्रम को सफल करने में किसी न किसी व्यक्ति की जो उसमें मतलब आता है कि कोई न कोई उसके पीछे कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता है। तो हमारे बीच में है राजा राम जी, जो कि इनकी पूरी टीम ने इतने बड़े नुमाइश ग्राउंड में इतना भव्य तरीके से संवैधानिक दिवस का आयोजन किया गया। और जो महिलाएं थी, शहर की महिलाएं नहीं थी, एक एक महिलाएं वो गांव से आकर के यहाँ पे बैठी हुई थी और पूरे कार्यक्रम को एक ऐसे तरीके से सुन रही थी कि जो कि कहीं ना कहीं एक परिवर्तन जो चेहरे पर नजर आया, एक परिवर्तन कहीं ना कहीं आज से वो संकल्पित होकर के जाएंगे। हमारे बीच में है राजा राम जी, क्या कहना चाहेंगे सर? ये आपका कौन सा प्रोग्राम है सर? ये संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हमारा ये 9वां संवैधानिक समारोह रहा है, और इसका मुख्य जो मूल उद्देश्य है कि लोगों के जीवन में बाबा साहब द्वारा प्रदत्त संवैधानिक मूल्यों का पाठ पहुंचे, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को बदला है। उन्होंने शिक्षा का मूल्य दिए हैं, संसाधनों के मूल्य दिए हैं। बाबा साहब ने हमारे अच्छे निर्माण के लिए एक मनुष्य अच्छा जीवन कैसे जी सकता है, इसका हर तरीका से ध्यान रख करके हर आदमी के जीवन का अध्याय लिखा है। सर, आपने मतलब आज 9वां मतलब संविधान दिवस मनाया है, अभी उससे पहले आपकी क्या उपलब्धियां रही? अपनी उपलब्धि ये है कि लोग, संगठन की उपलब्धि क्या रही? संगठन की उपलब्धि ये है कि संगठन निरंतर लोगों में संवैधानिक मूल्यों को लेकर जागरूक कर रहा है और संविधान सम्मत यहाँ विचारधारा तैयार हो, क्योंकि मनुष्य के जीवन में सच्चा कोई प्रतिबिंब होता है या सच्चा कोई पाठ होता है तो विचारधारा के अनुसार होता है। और देश में जैसे जैसे समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की विचारधारा स्थापित होगी, लोगों का जीवन संभलेगा। और यदि लोगों के जीवन को संभालना है
तो हर किसी को इन मूल्यों को लेकर के आगे बढ़ाना होगा। नहीं, मैं परिवर्तन कह रहा हूँ कि मतलब कि पहला प्रोग्राम आपने जब किया था और अब नौवा कर रहे हैं, कितना मतलब परिवर्तन हुआ है? बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। इसमें बहुत सारे सामाजिक चिंतक कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, महिलाओं की टीम जुड़ रही है, युवा काम कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि वास्तव में हमारा यदि सच्चा निर्माण होगा और जीवन का अच्छा निर्माण होगा तो बाबा साहब के दिए हुए मूल्यों पे ही हमको जीवन को ढालना होगा। लगभग आपकी टीम में कितने लोग रहे हमारी हैं? टीम काफी बड़ी है वैसे तो, पर लगभग 200 से ऊपर संख्या है हमारे कार्यकर्ताओं की, जो इस मूल्यों को स्थापित करने के लिए निरंतर संकल्पित है। गांव स्तर पर कोई ऐसी योजनाएं आप लोगों ने निकाली गांव है? स्तर पर हम चाह रहे हैं कि लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव ये आए कि वो अपना जो भी सामाजिक कार्य करें या कोई भी फंक्शन करें वो दिन में करें और अपव्यय से रहित करें। कोई भी अनावश्यक कर्मकांड उसमें नहीं आए और किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन ना हो, क्योंकि देश का सही मायने में स्वस्थ वातावरण बाबा साहब ने स्थापित किया है इस देश के लिए, जहां मनुष्य हर अपना विकास खोज सकता है। जब इस प्रकार का स्वस्थ वातावरण दिया है जो जाति विहीन है, जो किसी भी प्रकार के अंधकार से हीन है, तो क्यों नहीं हम बाबा साहब, क्योंकि यदि हम पटाखा तोड़ते हैं तो निश्चित रूप से पॉल्यूशन होता है, तो बाबा साहब ने हर प्रकार के पॉल्यूशन से हमें सावचेत किया है और उससे मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति में एक तरीका से यूं कह सकते हैं हम धोखा होता है ये है। तो इसलिए हमें बाबा साहब के संवैधानिक मूल्यों को जगह जगह फैला। चलिए, तो बहुत सार्थक विचारों के साथ में हमारे साथ में थे प्रोफेसर डॉक्टर राजा राम जी, जो कि संविधान की सारी प्रतियां मतलब कि जो सिखाती है वो यही सिखाती है कि आप कानून के दायरे में रह करके ही आप किसी कार्य को कर सकते हैं, और उसमें चाहे पर्यावरण से संबंधित हो या किसी मनुष्य के बारे में या किसी पशु पक्षी के हित के बारे में हो, हित के बारे में हो। तो ये आज संविधान दिवस मनाया गया, काफी ऐतिहासिक संविधान दिवस मनाया गया भरतपुर की धरती पर। भरतपुर वही ऐतिहासिक जगह जहाँ वो जो राजस्थान का भरतपुर पड़ता है और काफी बड़ा सिटी है और इंडस्ट्रियल एरिया भी है, और मगर यहाँ पे जो महिलाएं आई थी वो कहीं न कहीं गांव से जुड़ी हुई थी। वो गांव से उठ करके इस शहर में आकर के, और बात करें तो तमाम सिटी या मतलब जो आसपास के जो स्टेट पड़ते हैं, तमाम वो बुद्धिजीवी लोग आए थे आज इस कार्यक्रम में शिरकत किए, और उनकी जो सहभागिता थी कहीं न कहीं काफी अमूल्य थी। मैं संतोष कुमार